जी हाँ दोस्तों, तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। ये है आपका आरआरबी 2024 का बुक का रिव्यू मैं करवा रहा था और इसमें 14,415 क्वेश्चन है और ये पार्ट 3 है। 2 पार्ट मैंने इसका करवा चुका हूँ और जो हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद है यूथ बुक के नाम से। और ये रेलवे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और अब की बार रेलवे पार के साथ चलना है और 100% यही सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। देखिए, ग्रुप डी के, एनटीपीसी के, एलपी के, जेई के, पारा मेडिकल और आरपीएफ कांस्टेबल के सारे एग्जाम के बारे में दिया गया है। देखिए, साइंस है, साइंस आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए आप यदि इसकी तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी साइंस पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। ये पार्ट 3 है, 2 पार्ट आप यदि नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। और ये है मोटिवेशनल थॉट, ना थके हैं पाँव कभी, ना थके हैं पाँव कभी, ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफ़र जारी है। जी हाँ दोस्तों, आप थक के हरास मत होइए। आप यदि हिम्मत हार गए हैं तो बहुत ऐसे दौर आते हैं जब आप उभर नहीं पाते, लेकिन यदि आप उस दौर से गुजर जाते हैं तो आपका वो सफ़र है, वो आपका लम्हा है, वो काफ़ी अच्छा महसूस होता है। इसलिए इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ हम आगे क्वेश्चन करेंगे। देखिए, ये फिजिक्स के क्वेश्चन मैं करवा रहा था और आज मैं 100 क्वेश्चन करवाऊंगा। पहले मैं 2 वीडियो में 50-50 क्वेश्चन कराए, आज मैं 100 क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है और समय कम है। 5.6 किलोवाट घंटा जो है ये किसके बराबर हो जाएगा? देखिए, 3.67 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है 1 किलोवाट घंटा में। 1 किलोवाट घंटा में इतना जूल होता है, तो 3.6 को हम 5.6 से गुना कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 20.16। कितना आता है? 20.16 गुने 10 के पावर 6 जूल। कितना आता है? 10 के पावर 6 जूल। अगला 1 न्यूटन बराबर होता है, तो 1 न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। देखिए, इसको कैसे बनाया। बल जो होता है इसको कहते हैं द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। और द्रव्यमान का मात्रक क्या था? किलोग्राम, और त्वरण का था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम का क्या था? त्वरण का क्या था? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। 1 न्यूटन बराबर है, सेम क्वेश्चन है, तो 1 न्यूटन जो होता है ये बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 104। 4.6 किलोवाट घंटा। देखिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसको कितने जूल में होगा? तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। तो इसको गुना कर दिया है 16.56 गुने 10 के पावर 6 जूल। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आया ये तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये देखिए, ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन इसी तरह से आए हुए हैं। 2 किलोवाट घंटा जो है, तो 2 किलोवाट घंटा, 2 को हम 3.6 से गुना करेंगे तो 7.2 आएगा 10 के पावर 6 जूल। देखिए, 1 किलोवाट बराबर कितना था? 1000 वाट। और 1 घंटा में कितना था? 3600 सेकेंड। तो ये चीज़ें आती है जिसके कारण क्या था? 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना था? 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। ये आप ध्यान रखिए, इससे आपके सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 106। सेम क्वेश्चन है कि 4.2 किलोवाट घंटा है, तो 4.2 को 3.6 से गुना कर देंगे और 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा। तो 4.2 को 3.6 से गुना करेंगे तो कितना का? 15.12। कितना का? 15.12 गुने 10 के पावर 6 जूल। प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? देखिए, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापेंगे हम? तो दूरी को मापेंगे। प्रकाश वर्ष से हम दूरी को मापते हैं। प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी को मापा जाता है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश 1 वर्ष में तय करता है। प्रकाश वर्ष 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। अगला 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर होता है 1/10 के पावर 9 मीटर के बराबर होता है, यानी 10 के पावर -9 मीटर बोल सकते हैं या फिर 1/10 के पावर 9 मीटर बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। थोड़ा गला खराब है। 1 किलोग्राम पर सेकेंड होता है, तो 1 किलोग्राम पर सेकेंड 1 एम्पियर के बराबर होता है। 1 कूलाम पर सेकेंड जो होता है
क्या एम्पियर के बराबर होता है। देखिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। आवेश की जो प्रवाह की दर होती है उसे क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। किसी परिपथ में 1 कूलम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर 1 एम्पियर धारा प्राप्त होती है। कितने अधिक किसी परिपथ में हम 1 कूलम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित करते हैं तो एम्पियर धारा प्राप्त होती है, 1 एम्पियर धारा प्राप्त होती है। एम्पियर जो है विद्युत धारा का SI मात्रक है। एम्पियर क्या विद्युत धारा का SI मात्रक है। विद्युत धारा जो है आवेश पर समय, आवेश बटा समय का, विद्युत धारा जो होता है आवेश पर समय होता है। इसका फॉर्मूला विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। और 1 एम्पियर जो होता है 1 कूलम पर सेकंड के बराबर होता है। 1 एम्पियर 1 कूलम पर सेकंड के बराबर होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। 1 पिकोमीटर होता है। 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है, तो 10 के पावर -12 मीटर के बराबर होता है। देखिए इसमें होता है डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो। देखिए कुछ संसाधन की कमी के कारण हम नहीं कर पा रहे हैं। नैनो, पिको, फेम्टो और आटो, ये होता है सारे डिजिट जो आपको याद करने हैं। तो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, आटो। 10 के पावर -1 से शुरू करेंगे और लगातार चलते जाएंगे। 10 के पावर -1, 10 के पावर -2, 10 के पावर -3 और उसके बाद 10 के पावर -6, 9 इस तरह से चलता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 111। 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल जो होता है 1 न्यूटन पर मीटर, 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। 1 न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु का बल की दिशा में 1 मीटर का विस्थापन हो तो किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। बोल रहा है कि 1 न्यूटन बल द्वारा यदि वस्तु का बल की दिशा में 1 मीटर का विस्थापन होता है तो इस कार्य को क्या कहा जाता है, 1 जूल कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है नेक्स्ट 112 नंबर क्वेश्चन। एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाई की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी ऊर्जा खपत होगी। देखिए 1 यूनिट का मान कितना होता है, 1 यूनिट का मान होता है 3.6 × 10 के पावर 6 जूल। और इसी को हम 100 यूनिट खर्च कर रहे हैं तो 100 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3.6 × 10 के पावर 8 जूल खपत होगी। अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है सही है। कितना है, 3.6 × 10 के पावर 8 जूल है। आगे देखते हैं मापक अंश से आप क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। तो इसको हम करेंगे बैरोमीटर। बैरोमीटर का उपयोग हम वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। अब देखिए ओडोमीटर आ जाता है, वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए करते हैं। थर्मोमीटर जो शरीर का ताप मापने में करते हैं, थर्मोमीटर का उपयोग शरीर का ताप को मापने में करते हैं। हाइग्रोमीटर जो होता है वायुमंडल की आर्द्रता मापने में करते हैं। हाइग्रोमीटर का उपयोग वायुमंडल की आर्द्रता मापने में। बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने में। बैरोमीटर का उपयोग कहाँ करेंगे, वायुमंडलीय दाब को मापने में करेंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114 क्या कह रहा है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। देखिए हाइग्रोमीटर से हम वायुमंडल की आर्द्रता को मापते हैं। क्या मापते हैं, वायुमंडल की आर्द्रता को मापते हैं हाइग्रोमीटर से। वायुमंडल की आर्द्रता इसे हाइग्रोमीटर का माप हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। वस्तु का ताप यदि मापना है तो हम थर्मामीटर से मापते हैं। वस्तु का ताप थर्मामीटर से मापते हैं। द्रवों का घनत्व जो है ये हम हाइड्रोमीटर, क्या चीज़ से, हाइड्रोमीटर से मापते हैं द्रवों का घनत्व। ऊष्मीय विकिरण जो है यह बोलोमीटर से मापा जाता है। ऊष्मीय विकिरण बोलोमीटर से मापा जाता है। सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। कौन सा यंत्र समुद्र स्तर से ऊपर की वस्तु की देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। देखिए ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है पेरिस्कोप का। किसका किया जाता है, पेरिस्कोप का। पेरिस्कोप जो होता है पनडुब्बी में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए व्यक्ति को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ता है। क्या होता है, पानी के ऊपर का यदि दृश्य देखना है तो पेरिस्कोप का उपयोग करता है। पनडुब्बी में उपयोग होने वाला पेरिस्कोप पानी में डूबे हुए व्यक्ति को ऊपर का दृश्य देखने में मदद करता है।
पायरोमीटर जो होता है दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने में होता है। जो दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करना है तो क्या चीज़ का, पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। आ जाता है एपीडियोस्कोप। दूसरा ऑप्शन था एपीडियोस्कोप। एपीडियोस्कोप का प्रयोग चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। चित्रों को क्या चाहिए, पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। ओडोमीटर गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को माप के काम में आता है। ओडोमीटर क्या करता है, गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को मापने के काम में आता है। सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं। तो पायरोमीटर क्या करता था, पायरोमीटर दूर स्थित वस्तुओं को ताप को मापता था। एपीडियोस्कोप क्या करता था, तो एपीडियोस्कोप चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए किया जाता था। और पेरिस्कोप जो है क्या करता था, पेरिस्कोप का कार्य था कि जो गोताखोर या तो पनडुब्बी में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण था जिसकी सहायता से वो ऊपर की वस्तु को देख पाता था। और ओडोमीटर क्या था, तो गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को मापता था। जो 1 मीटर रहता है और उसमें जो लिखे रहते हैं 102, 103, 75, 70, वो था हमारा ओडोमीटर। तो ये था हमारा 115 नंबर क्वेश्चन। आप देखते हैं 116 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करेंगे। तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम बैरोमीटर का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, बैरोमीटर का। बैरोमीटर एक वायु दाब मापी यंत्र है। क्या है, वायु दाब मापी यंत्र है जिसके द्वारा वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। जिसके द्वारा क्या था, वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर में पानी, हवा अथवा पारा का उपयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर में क्या क्या रहता है, तो पानी भी रहता है, हवा भी रहता है और पारा का उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर के आविष्कारक थे इवान गैलिस्टा टोरिसोली। इवान गैलिस्टा टोरिसोली जो थे इसके आविष्कारक थे। इवान गैलिस्टा टोरिसोली इसके वैज्ञानिक थे। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। तो बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। आगे सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप, क्या चीज़, हेलियोस्कोप एक यंत्र है, उसी का उपयोग हम सूर्य को देखने के लिए करते हैं। सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। हेलियोस्कोप का प्रयोग सूर्य को देखने के लिए करते हैं। टेलीस्कोप जो है वह प्रकाशीय उपकरण है जिसका उपयोग दूर वस्तु को देखने में करते हैं। टेलीस्कोप का प्रयोग यानी दूरदर्शी का उपयोग दूर स्थित वस्तुओं का देखने में करते हैं। आगे अल्टीमीटर ऊंचाई मापक यंत्र है। अल्टीमीटर से क्या करते हैं, ऊंचाई को मापते हैं, जिसका उपयोग विमानों में किया जाता है। अल्टीमीटर का उपयोग किस में करते हैं, विमानों में करते हैं। अल्टीमीटर ध्वनिक की, अल्टीमीटर है एक, और यह ध्वनिक की ऑडियोमीटर आना चाहिए यहाँ पे। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापता है। एरोमीटर वायु तथा गैस के घनत्व को मापता है। एरोमीटर वायु और गैस के घनत्व को मापने वाला यंत्र है। तो सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप, टेलीस्कोप जो दूर की वस्तु को देखने के लिए करते हैं। अल्टीमीटर ऊंचाई मापक यंत्र है और इसका उपयोग विमानों में करते हैं। और ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापता है। और एरोमीटर गैस तथा वायु के घनत्व को मापने वाला यंत्र है। ये सारे क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में पूछे गए हैं। देखिए 2016 का पेपर है। आगे विभवांतर को मापने के लिए खाली जगह उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। एक कूलाम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन वस्तुओं के उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। बोल रहा है एक कूलाम धन आवेश को एक विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है। इसका मात्रक क्या है, वोल्ट होता है। या एक अदिश राशि है। क्या विभवान वोल्ट मीटर जो है अदिश राशि है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विभवांतर को मापने वाला यंत्र वोल्ट मीटर है और यह क्या कार्य करता है, तो यह जो होता है विभिन्न बिंदुओं पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं और इसी को यह मापता है। आगे विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो आप जानते हैं वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। देखिए एक ही क्वेश्चन बराबर रख के अलग अलग तरीके से करके क्वेश्चन को पूछा गया है।
तो आप इसे ज़रूर पढ़ के जाएँ। और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करें। ये सेशन कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताएं। सर्किट में बिजली के प्रवाह को पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। जैसे सर्किट में जो बिजली का प्रवाह है उसका पता लगाने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का उपयोग करेंगे। गैल्वेनोमीटर एक होल जैसा होता है, उसमें दो होते हैं, तार निकले रहते हैं, उसी से हम क्या करते हैं, बिजली के प्रवाह को पता लगाने में हम उपकरण का प्रयोग करते हैं। देखिए इसके बारे में थोड़ा दिया गया है, डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। सर्किट में बिजली का प्रवाह पता लगाने हेतु धारामापी उपकरण का उपयोग किया जाता है। यह किस परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने में प्रयोग किया जाता है। मतलब किसी भी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग करेंगे। अब देखिए वायु दाब मापी का उपयोग कहाँ करेंगे, जिसे बोलते हैं बैरोमीटर इंग्लिश में। इसे वायुमंडल के दाब को मापने किया जाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। एनेमोमीटर यानी वेग मापक, यदि आपको दे दे कि वेग मापक, तो यह हवा की वेग को मापता है। वेग मापक क्या करता है, हवा की गति को, वेग को मापता है। या फिर एनेमोमीटर हवा की गति को मापता है। दूध मापी जो इलेक्ट्रोमीटर दूध की शुद्धता के मापन भी किया जाता है। तो यहाँ तीन चार चीज़ें पढ़े कि बैरोमीटर जिसे वायु दाब मापी भी कहते हैं, यह वायुमंडल दाब को मापता है। वेग मापक जो होता है ये हवा के वेग को मापता है। और दूध मापी जो होता है दूध की शुद्धता को मापन करता है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। और सर्किट में जो बिजली के प्रवाह को धारा मापी यंत्र गैल्वेनोमीटर से मापा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 122। कुल टोटल इसमें हम 100 क्वेश्चन करवाएंगे। एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए टेकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, टेकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए दोस्तों आप अभी पढ़ लीजिए, क्योंकि पढ़ने का जो सिलसिला है वो काफ़ी पुराना है। और इसी तरह से आप प्रीवियस ईयर को पढ़ते हैं तो आपके कहीं ना कहीं आपके जो आने वाले एग्जाम है वो काफ़ी सरल हो जाते हैं। तो एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए टेकोमीटर का उपयोग किया जाता है। सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए टेकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग वाहनों की घूर्णन गति मापने के लिए किया जाता है। वाहनों की घूर्णन गति को मापने के लिए हम टेकोमीटर का उपयोग करेंगे। अगला आ जाता है स्पीडोमीटर, मोटर गाड़ियों की गति मापने वाला यंत्र है। स्पीडोमीटर क्या है, मोटर गाड़ियों की गति को मापने वाला यंत्र है। एनीमोमीटर पवन के वेग को मापता है। एनीमोमीटर पवन के वेग को, गति को मापता है। क्रोनोमीटर जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए किया जाता है। क्रोनोमीटर का उपयोग जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला आ जाता है विभव मापी। विभव मापी पोटेंशियोमीटर मूलतः एक क्या है, तो मापन उपकरण है। क्या है, पोटेंशियोमीटर एक मापन उपकरण है। विभव मापी एक मापन उपयंत्र है। यह न केवल विभवांतर मापने के लिए उपयोगी है, बल्कि इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध तथा विद्युत धारा मापी जाती है। वह इसका सहायता जो कहा, अज्ञात प्रतिरोध और विद्युत धारा को मापने के लिए हम करते हैं, मापन उपकरण का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त सूचक उपयंत्रों का अंश शोधन करने के लिए भी यह बहुत उपयोग में लाया जाता है। इसके आंतरिक सूचक उपयंत्रों का अंश शोधन करने के लिए भी यह बहुत उपयोग में लाया जाता है। मापन उपकरण विभव मापी का उपयोग किया जाता है। देखिए जेई का क्वेश्चन है, इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है। तो किस उपकरण से विद्युत धारा मापेंगे, आमीटर, तो ए मीटर से हम या ए मीटर से किसी परिपथ में किसी शाखा में बहने वाली विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है। किसी परिपथ की किसी शाखा में बहने वाली विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है आमीटर। बहुत कम धारा वाले धाराओं को मापने के लिए मिली आमीटर का या माइक्रो आमीटर का उपयोग किया जाता है। जो बहुत कम धारा होता है उसे मापने के लिए मिली आमीटर या तो माइक्रो आमीटर का उपयोग हम करते हैं। तो क्वेश्चन सारे इम्पोर्टेंट हैं। विद्युत धारा को आमीटर मापता है, लेकिन यदि पूछ दे कि बहुत कम मात्रा वाली धाराओं को मापने के लिए तो यह मिली आमीटर का उपयोग या तो माइक्रो आमीटर का उपयोग करते हैं। सारे क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है ए मीटर। ए मीटर जो है ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो ए मीटर को परिपथ में श्रेणी में जोड़ा जाता है। इसमें परिपथ में जो श्रेणी में संयोजित किया जाता है।
दूसरा है में निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए। इसमें एमीटर में क्या निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए और कम विद्युत खींचता है। एमीटर भी क्या होता है, कम विद्युत खींचता है। देखिए इसके बारे में ये सारे जो ऑप्शन है सही है। अगला है, इसी को हम पढ़ते हैं। एमीटर एक धारा मापक यंत्र है। आममीटर या तो एमीटर जो है धारा मापक यंत्र है जो परिपथ के श्रेणी में संयोजित किया जाता है। आममीटर धारा के मापन एम्पियर से करता है। आममीटर जो है धारा का मापन एम्पियर में करता है। एक आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। एक आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। तथा आदर्श वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। आदर्श वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। यदि ए मीटर को परिपथ के पास में लगाते हैं तो वह जल जाएगा। यदि हम ए मीटर को यदि परिपथ में पास में लगा देते हैं तो वह क्या हो जाता है, जल जाता है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 125। और एक मोटिवेशनल थॉट है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, वह मंजिल आपके बहुत करीब है। आप यदि प्रीवियस ईयर को पढ़ के जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन आंसर ज़्यादा टिक करके आते हैं और आपको ज़्यादातर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 126 करेंगे। किसको मापने के लिए स्टाइलाग्मोमीटर का उपयोग करते हैं। तो स्टाइलाग्मोमीटर का जो प्रयोग करते हैं ये पृष्ठ तनाव को मापने के लिए करते हैं। ये एसएसई का क्वेश्चन है। तो स्टाइलाग्मोमीटर का प्रयोग तरल की दी गई मात्रा की बूंदों की सही संख्या का निर्धारण करके सतह का तनाव मापने में किया जाता है। दिए गए आयतन में कम सतह तनाव वाले प्रत्येक बिंदु छोटा या अधिक बूंद होते हैं, छोटा और अधिक बूंद होता है। ये हमारा क्या था, पृष्ठ तनाव। किसको मापने के लिए स्टाइलाग्मोमीटर का प्रयोग करेंगे, तो पृष्ठ तनाव को मापने के लिए। आगे है ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या है, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। गाड़ियों में क्या चीज़, दूरी मापने के लिए उपयोग किया जाता है ओडोमीटर। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। गति मापने के लिए स्पीडोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। गति को मापने के लिए स्पीडोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। जबकि कंपास दिशा सूचक यंत्र है। कंपास क्या, दिशा सूचक यंत्र है। तो ओडोमीटर क्या मापता है, तो गाड़ियों में दूरी मापने के लिए उपयोग किया जाता है। और गति मापने के लिए स्पीडोमीटर, और फिर कंपास जो होता है ये दिशा सूचक होता है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है। एक क्षेत्र मीटर है पिटॉट ट्यूब। क्या है, पिटॉट ट्यूब। देखिए क्वेश्चन यदि पूछ दे तो आप कहीं नहीं समझ में नहीं आएगा। तो ये क्या है, प्रवाही मापन उपकरण है। प्रवाही मापन उपकरण है पिटॉट ट्यूब। पिटॉट नली द्वारा खुली चैनल में द्रव की प्रवाह की गति को मापने में किया जाता है। पिटॉट नली द्वारा खुली चैनल में द्रव की प्रवाह की गति को मापने के लिए किया जाता है। इसके और भी कुछ सारे क्वेश्चन जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। वेंचुरी मीटर या तो वेंटुरी मीटर से, वेंचुरी मापी या तो वेंटुरी मीटर से किसी पाइप में बहते हुए द्रव के किसी भी बिंदु पर द्रव की मात्रा की दर मापा जाता है। द्रव की मात्रा की दर जो है ये वेंचुरी मापी यंत्र से मापा जाता है। रोटा मापी से विसर्जन में को मापा जाता है, मतलब कितने जल प्रवाहित हो चुके हैं ये मापा जाता है रोटा मीटर से। तप्त तार अनीमोमीटर का प्रयोग वायु तथा गैस का वेग मापने में किया जाता है। तप्त तार जो होता है अनीमोमीटर का प्रयोग वायु या गैस के वेग को मापने में किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 129 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 129 है कि टैकोमीटर खाली जगह मापन करता है तो द्रव ये करता है गति पालक चक्र की घूर्णात्मक चाल को, गति पालक चक्र की घूर्णात्मक चाल को जो है टैकोमीटर मापता है। टैकोमीटर के द्वारा मशीन या मोटर के गति पालक यानी घूमने वाले चक्र की घूर्णात्मक चाल ज्ञात कर लेते हैं। इस मीटर के प्रयोग से गति पालक चक्र की प्रति मिनट घूमने की गति आरपीएम को मापा जाता है। यानी रोटेट पर मीटर को जो मापता है, कौन मापता है, तो यह मापता है टैकोमीटर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130 क्या कह रहा है। टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है
तो चक्कर प्रति मिनट टॉर्क के ऊपर किया जाता है, चक्कर प्रति मिनट पर किया जाता है। टैकोमीटर का प्रयोग गतिपालक चक्र आदि की चाल को चक्कर प्रति मिनट में मापने के लिए किया जाता है। टैकोमीटर का प्रयोग चक्कर प्रति मिनट में मापन के लिए हम करते हैं। आगे मल्टीमीटर में होता है, तो मल्टीमीटर में क्या होता है, तो मल्टीमीटर में हमारा वोल्ट मीटर भी होता है, करंट मीटर भी होता है और ओम मीटर भी होता है। क्या होता है, वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर जो होता है ये हमारा मल्टीमीटर में होता है। मल्टीमीटर या बहुमापी एक ऐसा उपकरण है जिसमें कई भौतिक राशियों को मापन करते हैं, जैसे धारा हो गया, वोल्टता हो गया, प्रतिरोध हो गया, निरंतरता हो गया। आजकल डिजिटल मल्टीमीटर का प्रयोग हो रहा है। आजकल क्या हो रहा है, डिजिटल मल्टीमीटर का प्रयोग किया जा रहा है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 132 क्या कह रहा है, रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। तो इसमें जो कौन सा कथन गलत था, तो ये हमारा गलत था। रिक्टर पैमाने में 8 से 9 की तीव्रता का हल्का भूकंप ये नहीं होता। हल्का भूकंप 8 से 9 तीव्रता की भूकंप जो होती है वो काफ़ी भयावह होती है, और यह जो है ये ऑप्शन जो है गलत दिया था। इसमें देखिए दिया गया ऑप्शन क्या है, इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया। जी हाँ, ये सही है। यह एक लघु गणकीय पैमाना है। 1935 में चार्ल्स रिक्टर द्वारा जो बनाया गया था और गुटेनबर्ग द्वारा यह एक विकसित किया गया था, ये रिक्टर पैमाना, और यह एक लघु गणकीय पैमाना है। इसे भूकंप मापी के द्वारा मापा जाता है, भूकंप मापी के द्वारा इसे मापा जाता है। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। रिक्टर पैमाने में 8 से 9 तीव्रता को उच्च भूकंप की श्रेणी में रखा जाता है। रिक्टर पैमाने का विकास 1935 के दशक की में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा इसका विकसित किया गया था। 1970 के बाद से भूकंप की तीव्रता के मापने के लिए रिक्टर पैमाने के स्थान पर आघूर्ण परिमाण पैमाना MMS का उपयोग किया जाने लगा। क्या हुआ, 1970 के बाद जो है MMS मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल का प्रयोग किया जाने लगा। ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन, रिक्टर पैमाने का पूरा नाम रिक्टर परिमाण परीक्षण पैमाना है। रिक्टर पैमाना परिमाण परीक्षण पैमाना जो है इसका पूरा नाम है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 133 क्या क्या है। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए हम हाइड्रोमीटर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हाइड्रोमीटर का। हाइड्रोमीटर के द्वारा तरलों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं। कैसे, आपेक्षिक घनत्व जो है हाइड्रोमीटर के द्वारा उपयोग घनत्व आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए करते हैं। आर्द्रता मापी की सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापते हैं। फाइडोमीटर अंतर समुद्र की गहराई को मापते हैं। फाइडोमीटर जो अंतर होता है समुद्र की गहराई को मापता है। हिप्सामीटर का उपयोग समुद्र तल से ऊंचाई को मापने में किया जाता है। हिप्सामीटर का उपयोग क्या होता है, समुद्र तल से ऊंचाई को मापने में हम करते हैं हिप्सामीटर का उपयोग। सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि पूछ दे तरल पदार्थ का घनत्व तो हाइड्रोमीटर, यदि पूछ दे कि समुद्र की गहराई को मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे तो हिप्सोमीटर का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 134 यानी 134 नंबर क्वेश्चन। पानी के अंदर किसी वस्तु को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो यह सोनार का उपयोग किया जाता है। पानी के अंदर वस्तुओं को पता लगाने के लिए हम सोनार का उपयोग करेंगे। सोनार, इसका उपयोग पानी के अंदर वस्तुओं को पता लगाने में किया जाता है। यह सोनार नेविगेशन एंड रेजिंग का संक्षिप्त रूप है। इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेटर द्वारा पानी के अंदर भेजे जाते हैं, जो वस्तुओं से टकराकर परावर्तित होते हैं। क्या होता है, वस्तुओं से टकराकर परावर्तित होते हैं, और जनरेटर के रिसाव द्वारा रिसाव कर लिए जाते हैं, जिससे पानी के अंदर वस्तु की स्थिति का पता चलता है। पानी के अंदर क्या होता है, वस्तु की स्थिति का पता चलता है। किसका, सोनार का उपयोग हम इसमें करेंगे। तो यह इसका उपयोग पानी में अंदर जो होते हैं, पानी के अंदर वस्तु की स्थिति का पता लगाने के लिए हम उपयोग करेंगे। अगला आ जाता है लेजर। देखिए ये सारे उपकरण जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लेजर जो है इसकी खोज TS मेमन ने किया था। लेजर का खोज TS मेमन ने 1960 में की थी। यह लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन और रेडिएशन है। इसका जो है पूरा नाम क्या है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय
स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन का संक्षिप्त रूप है। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में धातुओं को जोड़ने या काटने में, युद्ध में दुश्मनों के हथियार को नष्ट करने में किया जाता है। लेजर का उपयोग जो है टी.एस. मेमन ने 1960 में सबसे पहले खोजा था और इसका फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन का संक्षिप्त रूप है। अगला जाता है रडार। यह रेडियो डिटेक्शन एंड रेंगिंग का संक्षिप्त रूप है। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंगिंग का संक्षिप्त रूप है। यह प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। रडार किस पर कार्य करता है? तो प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी सहायता से वायुयान की दिशा व ऊंचाई ज्ञात इसके सहायता से क्या होता है? वायुयान की दिशा व ऊंचाई को ज्ञात किया जाता है। आगे स्कूबा। इसका उपयोग गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए किया जाता है। जो होता है स्कूबा का प्रयोग गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए किया जाता है। यह सेल्फ कंटेंट अंडर वाटर ब्रीदिंग एपरेटस के संक्षिप्त रूप है। किसका रूप है? स्कूबा का होता है सेल्फ कंटेंट अंडर वाटर ब्रीदिंग एपरेटस, इसका संक्षिप्त रूप है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन नंबर 135, जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? तो जहाज़ों में होता है पानी की गहराई को मापने के लिए जो है इकोलोकेशन का उपयोग करते हैं। पानी की इकोलोकेशन का उपयोग पानी की गहराई मापने के लिए किया जाता है। इकोलोकेशन का सिद्धांत सोनार, सॉन्ड नेविगेशन एंड रेजिंग के सिद्धांत पर समान है। जो होता है इकोलोकेशन का उपयोग पानी की गहराई को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है और इसे सॉइल नेविगेशन एंड रैगिंग के नाम से भी जानते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136 क्या कह रहा है? दूध को घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग करते हैं? तो लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। दूध के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? लैक्टोमीटर का। देखिए हाइड्रोमीटर जो होता है द्रव का आपेक्षिक घनत्व को मापता है। हाइड्रोमीटर द्रव के आपेक्षिक घनत्व को मापता है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को या घनत्व को मापता है। लैक्टोमीटर का दूध की शुद्धता या घनत्व को मापता है। बैरोमीटर जो होता है वायुमंडलीय दाब को मापता है। थर्मोमीटर जो होता है तापमान को मापता है। थर्मोमीटर क्या करता है? तापमान को मापता है। ये सारे जो उपकरण हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है आपके फिर से पूछे जाएंगे। तो हाइड्रोमीटर द्रव का अपेक्षिक घनत्व, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता का घनत्व, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब और थर्मोमीटर तापमान को मापता है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 137। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ऑटोमोबाइल में जो होता है यात्रा की दूरी को मापने के लिए हम ओडोमीटर का प्रयोग करेंगे। ओडोमीटर वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापता है। टेकोमीटर वायुयान की गति को मापता है। टेकोमीटर क्या होता है? वायुयान की गति को मापता है। स्पीडोमीटर वाहनों की गति को मापता है। स्पीडोमीटर वाहनों की गति को मापता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 138। मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? मोटर गाड़ी का ओडोमीटर यह जो है दूरी को मापता है। किसको मापता है? दूरी को मापता है। अगला है ऑडोमीटर। ऑडोमीटर वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। ऑडोमीटर में क्या होता है? मोटर गाड़ियों में दूरी को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 140। किसी वोल्टमीटर का उपयोग विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? विभवांतर को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने वाला अंश वोल्टमीटर कहलाता है। किसी विद्युत परिपथ में क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने वाला अंतर हमारा वोल्टमीटर है। वोल्टमीटर का आविष्कार सन 1819 में हैस और स्टेट द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हैस और स्टेट द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141 यानी 141 देखते हैं। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का उपयोग जो है सो किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब गैल्वेनोमीटर के बारे में हम जानेंगे। गैल्वेनोमीटर जो था परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किया जाता है। यदि दिशा को दर्शाना है तो हम गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करेंगे। परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को गैल्वेनोमीटर द्वारा मापा जाता है। आमीटर किसी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने में किया जाता है। किसी परिपथ में क्या होता है? प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने में हम आमीटर का उपयोग करेंगे। रियोस्टेट प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए प्रयोग करेंगे।
रियोस्टेट क्या था, प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए उपयोग करेंगे। वोल्ट मीटर जो होता है किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने में करते हैं। किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने में हम वोल्ट मीटर का उपयोग करेंगे। सारे क्वेश्चन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट्स हैं, तो आप जरूर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये कंटेंट जो आपके डेली 8 बजे अपलोड हो जाया करेंगे। अगला गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। धारा की दिशा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करेंगे। वाहन की गति जानने में मदद करता है, तो स्पीडोमीटर जो है वाहन की गति को मापने में करते हैं। वाहन की गति जानने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार वोल्टमीटर अंत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है। वोल्टमीटर क्या करता है, परिपथ में दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है। और लेक्टोमीटर जो है दूध का अपेक्षित घनत्व या तो गाढ़ापन को मापता है। दूध का अपेक्षित घनत्व को कौन मापता है, तो लेक्टोमीटर जो है मापता है। आगे है इकोलोकेशन एक प्रकार है, तो जो सोनार जो है इकोलोकेशन का एक प्रकार है। सोनार जो है सोन नेविगेशन एंड रेजिंग इसका पूर्ण नाम है, और यह इकोलोकेशन का एक प्रकार है। इसका उपयोग पानी में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। सोनार में परासरण तरंगें प्रयोग की जाती है। कैसी परासरण तरंगों का प्रयोग किया जाता है सोनार में, और यह इकोलोकेशन का एक प्रकार है, सोन नेविगेशन एंड रेजिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। जैसे आममीटर विद्युत धारा, तो वोल्ट मीटर क्या जाएगा, प्रतिरोध को, और ओम मीटर क्या जाएगा, प्रतिरोध। आममीटर जो विद्युत धारा को मापता है, ओम मीटर जो प्रतिरोध को मापता है। जिस प्रकार आममीटर से विद्युत धारा मापी जाती है, उसी प्रकार ओम मीटर से प्रतिरोध को मापा जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 146। हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। हवा की गति को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करेंगे, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका प्रयोग वायु की गति एवं शक्ति मापने के लिए किया जाता है। इसे पवन वेग मापी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एनीमोमीटर भी कहते हैं। एनीमोमीटर शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द एनिमोज से हुई है। ग्रीक भाषा के शब्द एनिमोज से किसका उत्पत्ति हुआ है, तो एनीमोमीटर का उत्पत्ति हुआ है। आगे क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 147 यानी 147 का उपयोग शक्ति और वेग को मापने के लिए करते हैं। तो एनीमोमीटर का उपयोग जो है शक्ति और हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए करते हैं। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148। एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग खाली जगह मापने में किया जाता है। तो वायु की गति को मापने के लिए हम एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है। तो झूठ का पता लगाने वाली मशीन कौन सी है, तो पॉलीग्राफ जो कभी आप फिल्म में देखे होंगे कि मशीन को लगाता है झूठ को पकड़ने के लिए, पॉलीग्राफ टेस्ट होता है। पॉलीग्राफ मशीन का प्रयोग झूठ का पकड़ने के लिए किया जाता है। इसे लाई डिटेक्टर के नाम से भी जानते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि जो पॉलीग्राफ जो होता है इसे लाई डिटेक्टर के नाम से भी जानते हैं। अर्थात लाई डिटेक्टर उपकरण को पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है। सेम क्वेश्चन है कि पॉलीग्राफ को लाई डिटेक्टर कहते हैं और लाई डिटेक्टर को पॉलीग्राफ कहते हैं। इसकी खोज अगस्टस लॉर्सन ने 1921 के आसपास की थी। अगस्टस लॉर्सन ने 1921 के आसपास इसकी खोज की थी। अपराध की जांच करने को नार्को टेस्ट कहते हैं, और अपराध की जांच जो होती है उसे नार्को टेस्ट कहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप जरूर इसको पढ़िए। आगे है लाई डिटेक्टर उपकरण को पॉलीग्राफ के रूप में जाना जाता है। लाई डिटेक्टर को पॉलीग्राफ के रूप में जाना जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 151। ये 50 क्वेश्चन हो गए। 50 क्वेश्चन हम और करेंगे। भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो पायरोमीटर। भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग हम करेंगे। पायरोमीटर जो है ऊंचे तापमान के माप करने वाला यंत्र है। जब किसी वस्तु का तापमान बहुत अधिक होता है तो इसके तापमान का मापन सामान्य तापमान से ज्ञात नहीं किया जा सकता। जब अधिक तापमान मापना हो तो हम पायरोमीटर का उपयोग करते हैं।
पायरोमीटर एक ग्रीक शब्द है जो दो शब्द से मिलकर बना है। पायरो मतलब अधिक तापमान, मतलब आग का अधिक तापमान, और मीटर मतलब मापन, मतलब अधिक तापमान को मापने वाला यंत्र को हम क्या करेंगे, पायरोमीटर कहते हैं। यह जो है आग के मापता, आग का मापन करता है। आगे आ जाता है तापमापी यंत्र हो गया। अब भौतिक राशियों को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? तो अदिश राशि कौन सी है? तो यह द्रव्यमान जो हमारा अदिश राशि है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, अदिश राशि कहलाती है। जिसका दिशा नहीं होता, जिसमें केवल परिमाण होता है, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे हो गया लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, चाल, आवेश आदि। सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती है जिनमें परिमाण के साथ दिशा भी होते हैं। जैसे वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग या विस्थापन। क्या हो गया? बल, भार, संवेग, त्वरण या विस्थापन, ये हमारा क्या हो गया? तो ये सदिश राशि हो गई। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 153। खाली जगह केवल परिमाण है, दिशा नहीं, तो वह क्या है? कार्य। कार्य का केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। आगे निम्नलिखित में से किसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं? तो यह कार्य। कार्य में जो होता है परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? कौन सी राशि जो है सदिश नहीं है? तो वह शक्ति। शक्ति जो क्या, वह जो है सदिश नहीं है। जिस भौतिक राशि में मात्रा यानी परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे बल, संवेग, भार, विस्थापन, त्वरण, बलाघूर्ण आदि। जबकि ऊर्जा, विद्युत धारा, दूरी, समय और शक्ति, ये द्रव्यमान, ये अदिश राशि। ये क्या है? अदिश राशि है। सदिश राशि वो हो गया जिसका दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 156। निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? जो वेक्टर मात्रा नहीं है तो विद्युत प्रवाह। विद्युत प्रवाह जो है ये वेक्टर मात्रा नहीं है। जिसे भौतिक राशि में मात्रा, परिमाण तथा दिशा दोनों होती है। जो वेक्टर जो होता है विद्युत प्रवाह वेक्टर मात्रा नहीं है। वेक्टर क्या है? मात्रा नहीं है। उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, बल, संवेग इत्यादि। मतलब ये वेक्टर क्या है? इसका मात्रा नहीं है, लेकिन फिर भी यह क्या है? सदिश राशि है। जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होते हैं उन्हें अदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? अदिश राशि। जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन। चाल, दूरी, द्रव्यमान और आयतन क्या हो गया? हमारे सदिश राशि हो गए। आगे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 157। एक वेक्टर राशि, एक वेक्टर राशि, देखिए इंग्लिश में दे दिया गया है। एक वेक्टर राशि परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होते हैं और दिशा नहीं होती है। देखिए उसको वेक्टर को क्या बोलते हैं? सदिश राशि, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। और अदिश राशि केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? तो दाब। दाब जो क्या है? हमारी अदिश राशि है। दाब एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण तो पाया जाता है परंतु दिशा नहीं होती। जबकि बल, विस्थापन और संवेग ये सभी सदिश राशि है क्योंकि इनमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। तो क्या दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 158। सबसे उचित विकल्प को चुनें। तो ये परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। संवेग में क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं क्योंकि संवेग एक सदिश राशि है। संवेग क्या? एक सदिश राशि है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 159। सदिश राशि का उदाहरण क्या है? तो सदिश राशि का उदाहरण यदि बोला जाए तो वेग। वेग जो हमारा क्या? एक सदिश राशि है। वेग क्या? हमारा एक सदिश राशि है। ऐसी राशि जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग हो गया, विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, द्रव्यमान, ताप, लंबाई, चाल एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। वेक्टर को हम सदिश राशि कहते हैं और स्केलर को हम अदिश राशि कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखिए। कहीं कहीं जैसे देखिए यहाँ वेक्टर राशि दे दिया है, वेक्टर में सदिश होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 160। एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होते हैं और दिशा नहीं। निम्न में से कौन सा एक सदिश राशि है? तो विस्थापन। विस्थापन एक क्या है? हमारा सदिश राशि है। जिन भौतिक राशि में परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं, अदिश राशि कहा जाता है।
क्या होता है, परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। जबकि जिनमें परिमाण व दिशा दोनों होते हैं सदिश राशि कहलाती है। विस्थापन एक सदिश राशि है, जबकि कार्य, ऊर्जा और गति क्या है, ये अदिश राशि, जबकि कार्य, ऊर्जा और गति क्या है, यह अदिश राशि है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेक्टर मात्रा है। तो वेक्टर मात्रा कौन सा है, तो ये हमारा वेग जो है क्या है, वेक्टर का मात्रा है। वेक्टर यानी सदिश राशि की मात्रा है। सेम क्वेश्चन है कि वे राशियाँ जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है सदिश राशि कहलाती है। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, भार, आवेग, विद्युत संवेग, ये हमारा क्या है, सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी। आगे अदिश राशि, वे राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान हो गया, दूरी होता है, समय होता है, चाल होता है, दाब होता है, कार्य होता है, शक्ति होता है, ताप होता है, आयतन और विभव, ये हमारा क्या हो गया, अदिश राशि हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 162 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है। तो बल और त्वरण की दिशा जो होती है वह हमेशा एक समान होती है। बल तथा त्वरण की दिशा हमेशा एक समान होती है। बल तथा त्वरण की दिशा हमेशा एक समान होती है। जिन भौतिक राशियों में परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे बल, त्वरण, वेग इत्यादि। जिन भौतिक राशियों में सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन। चाल, दूरी, द्रव्यमान और आयतन जो है क्या है, हमारा अदिश राशि है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 163। कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। परिमाण के साथ क्या, दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार भौतिक राशि को कहते हैं, तो इसे हम सदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा निर्दिष्ट होती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को सदिश कहा जाता है। सदिश राशि का उदाहरण वेग, बल, संवेग आदि। जिन भौतिक राशियों को निरूपित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जैसे समय, चाल, द्रव्यमान आदि। समय, चाल, द्रव्यमान और ये सारी जो है हमारे अदिश राशि हो गई। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 164। निम्न में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। तो दिशा और परिमाण जो होता है संवेग में होते हैं। संवेग एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। द्रव्यमान, दूरी और चाल एक अदिश राशि है क्योंकि इनमें केवल परिमाण होता है। द्रव्यमान, दूरी और चाल क्या एक अदिश राशि है, इनमें केवल क्या होता है, परिमाण होता है। जबकि संवेग एक सदिश राशि है क्योंकि दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, तो चैनल को लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। निम्न में से अदिश राशि नहीं है, तो बल जो है सो हमारा अदिश राशि नहीं है। बल एक सदिश भौतिक राशि है क्योंकि बल को व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं बल की दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है। सदिश राशि बल, त्वरण, वेग, विस्थापन। सदिश राशि में बल, त्वरण, वेग, विस्थापन। और अदिश राशि में जाएगा कार्य, समय, दूरी और धारा। कार्य, समय, दूरी और धारा जो हमारा अदिश राशि हो गया। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 166। कार्य में कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होते हैं। कार्य में कोई दिशा नहीं होता है, केवल क्या होता है, परिमाण होता है। आगे है आंतरिकी से क्वेश्चन देखते हैं, मैकेनिकल से आने वाले क्वेश्चन। कार्य जो है निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है। कौन अधिक काम कर सकता है, तो बंदूक की एक चलती हुई गोली। बंदूक की एक चलती हुई गोली जो है यह अधिक कार्य करेगी। किसी वस्तु को कार्य करने के लिए बल और बल की दिशा में विस्थापन दूरी की आवश्यकता होती है। अर्थात विकल्प बी जो है न्यूटन के गति का तीसरा नियम लागू होता है, जो बंदूक की निकली गोली को अधिक दूर तक विस्थापित करता है और बंदूक से निकली गोली अधिक कार्य कर सकती है। बंदूक से चली हुई गोली क्या होता है, एक अधिक कार्य कर सकता है, क्योंकि जो यह है यह न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार कार्य करता है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 168। 20 न्यूटन का एक बल है, एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है तो 20 जूल कार्य करता है। तो बल और विस्थापन के बीच की दूरी क्या होगी। इसका फॉर्मूला था W बराबर FD कोस थीटा। क्या था, FD कोस थीटा। और जो हमारा वर्क दे दिया 20 जूल दे दिया, F हमारा 20 है, D हमारा 2 है और ये कोस थीटा हो जाएगा। तो 20 से 20 कट गया और ये 2 हो गया 1/2 और कोस थीटा का मान जो होगा कोस 60 के बराबर होगा। तो ये थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री, इसका आंसर हो जाएगा।
तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं W बराबर एफ डी कोस थीटा। आप ये सारे जो फार्मूले हैं उसको आप कहीं लिख के और चिपका भी सकते हैं ताकि आप हमेशा उसको देखकर याद कर सकें। एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। तो ये क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा। W बराबर mgh, ये स्थिति को बताने के लिए किया जा रहा है, ये फार्मूला लगाया जा रहा है। तो 12 केजी सामान था, m बराबर 12 हो गया, g बराबर हो गया हमारा 10। g का मान यहाँ 10 दे दिया, यदि नहीं दिया रहे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका छोटा g का मान होता है। और इसका h का मान जो है 1.5 मीटर ऊंचा रखता है, तो इसका जो कुल मान हो गया 180 जूल हो गया। कितना हो गया, 180 जूल। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 170। यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है तो किया गया बल की गणना करें। तो W बराबर क्या हो गया, बल गुणे विस्थापन, W बराबर F तो W जो है सो हमारा क्या है 20,000 है और बल हमें निकालना है 4000 इधर है तो 4 5 20 आता, बल का मान कितना हो जाएगा 5 न्यूटन। W बराबर FD, या तो W बराबर यदि थीटा निकालना रहे, कौन निकालना रहे तो W बराबर FD कोस थीटा। सारे क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये कंटेंट बनाने में हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। और आप यदि हमारे परिवार के रूप में सहयोग नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु को गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को इसके गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से बिंदु पर उठाने में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है। बोल रहा है कि जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु को गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को गुरुत्वाकर्षण के विपरीत पृथ्वी से उठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल जो नीचे लग रहा है पृथ्वी लगा रही है उसके विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में परिभाषित किया जाता है। जमीन के ऊपर एक बिंदु से पर किसी वस्तु का गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये थे हमारे 171 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं 172 नंबर क्वेश्चन तो क्या कह रहा है। 1 केजी की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा। तो W बराबर क्या हो जाएगा mgh, क्या हो जाएगा mgh। फिर W हो गया, m का मान 1 हो गया, g का मान 9.8 हो गया और h का मान 10 हो गया। और इसको हम यदि बनाएंगे तो 98 जूल इसका आंसर आ जाएगा। यदि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत है, विस्थापन क्या है बल की दिशा के विपरीत, तो इसका मान क्या हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। लिखा जाएगा ऋणात्मक, लेकिन पढ़ नहीं सकते क्योंकि कार्य जो है कभी ऋणात्मक हो नहीं सकता। बोल रहा है कि गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो गुरुत्व बल के द्वारा जो किया गया कार्य है वह ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि जो है विस्थापन जो है बल की दिशा के विपरीत लग रहा है। विस्थापन जो इसका है बल की दिशा के विपरीत लग रहा है। आगे एक कुली जो है, एक कुली क्या करता है, जमीन से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। जमीन से 2 मीटर क्या करता है, ऊपर 2 मीटर अपने सर पर रखता है। तो किए गए कार्य की गणना करें। तो इसमें भी लगेगा W बराबर mgh, तो 20 गुणे 2 गुणे 10 40 और 10 40 गुणे 10 बराबर 400, कितना हो जाएगा 400 जूल हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 174। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी 1 न्यूटन बल के द्वारा करे तो कार्य क्या हो जाएगा, तो 1 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 जूल। 1 मीटर की दूरी 1 न्यूटन बल के द्वारा जो की जाती है उसे हम 1 जूल कहते हैं। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 175। 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा। तो इसको जूल हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो है विस्थापन शून्य है। विस्थापन क्या है, शून्य है। तो इसमें देखिए बनाया गया है W बराबर बल और बल की दिशा में विस्थापन। बल तो हमारा 10 है ही, लेकिन विस्थापन क्या है हमारा शून्य है। तो विस्थापन शून्य होगा तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, ऑलरेडी 0 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 176। 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। कितना, 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा। तो W बराबर
इसमें देखिए हाफ एम बी स्क्वायर पर कार्य होगा, डब्ल्यू बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। प्रारंभिक वेग क्या है 5 मीटर पर सेकेंड और अंतिम वेग क्या है हमारा तो 10 मीटर पर सेकेंड। और वस्तु की गति जो है 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है, तो डायरेक्ट हो जाएगा इसका हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस V1 के स्क्वायर। तो 10 के स्क्वायर में यदि 5 के स्क्वायर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 75 आ जाएगा, और 1/2 यानी 75 गुणे 2 यानी 150 जूल हो जाएगा। इसको आप पहले क्या कीजिए, जो क्वेश्चन मैं आपका ये टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देता हूँ, पहले आप ये सारे न्यूमेरिकल को बना लीजिए, उसके बाद इस चैनल के माध्यम से आप देखिए कि किस तरह से बने हुए हैं। आगे 0.1 किलोग्राम वजन वाले एक गेंद को स्थिर स्थिति को गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाले कार्य कितनी होगी। तो गुरुत्वाकर्षण से लगने वाला जो बल हो जाएगा ये 1.96 जूल हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, क्योंकि गेंद का द्रव्यमान है 0.1 kg है और जो गेंद द्वारा जो दूरी तय की जा रही है यह 2 मीटर की दूरी से गिर रही है, तो इसका जो ऊंचाई हो गया 2 मीटर हो गया, और गुरुत्वीय जो छोटा जी का मान लेना है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड लेना है। तो W बराबर क्या हो जाता है mgh। तो m का मान 0.1 लिया है और g का मान 9.8 गुणे 2, तो इसका कुल टोटल मान आ गया 1.96 जूल। कितना आ गया 1.96 जूल। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य हो, यदि उसका विस्थापन क्या शून्य हो, विस्थापन यदि शून्य होगा तो उस पर किया गया कार्य भी शून्य होगा। देखिए इसमें दिया किसी वस्तु पर किया गया बल उस वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। अतः स्पष्ट है कि किसी वस्तु पर बल लगाने के बाद भी किया गया कार्य शून्य है। इसका मतलब यह है कि उसमें कोई विस्थापन नहीं है, विस्थापन शून्य है। विस्थापन क्या है शून्य है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 179। एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किए गए कार्य कितना हो जाएगा। तो 120 गुणे 2 बराबर 240 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 240 जूल हो जाएगा। कार्य करने की क्षमता कहलाती है, तो कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, जबकि कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। भौतिकी में ऊर्जा वस्तुओं का एक गुण है जो कि अन्य वस्तुओं को स्थानांतरित की जा सकती है। ऊर्जा को विभिन्न रूपों में रूपांतरित किया जा सकता है। ऊर्जा को क्या करेंगे विभिन्न रूपों में रूपांतरित कर सकते हैं। मुख्य रूप से किसी वस्तु अथवा कार्यकर्ता के कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। मुख्य रूप से किसको किसी वस्तु अथवा कार्यकर्ता के कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा ना तो स्थान कहती है न ही ऊर्जा को हम देख सकते हैं। ऊर्जा की इकाई कहीं जूल होती है। ऊर्जा ना तो स्थान करेगी ना उसे हम देख सकते हैं, इसकी इकाई कहीं क्या होती है जूल होती है। चलिए आगे 20 क्वेश्चन और रह गए हैं। आप जरूर चैनल पर बने होंगे और यहाँ तक आप वीडियो जरूर देख रहे होंगे। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। यदि कार्य का मान यदि धनात्मक होगा तो उसकी जो निकाय पर जो कार्य हो रहा है वह धनात्मक यानी वृद्धि होगी। ऊर्जा एक ऐसे कारक है जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। क्या होता है कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। अतः जिस कारण से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं ऊर्जा कहते हैं। अर्थात किसी कार्य का मान धनात्मक हो तो निकाय में कार्य पर ऊर्जा में वृद्धि होगी। निकाय पर हो रहे कार्य पर क्या होगी हमेशा वृद्धि होगी। अगला है निम्नलिखित में से कोई कार्य नहीं किया जाता है। तो कब कार्य नहीं किया जाएगा, कपिल अपने कंधे पर 10 किलो भार लेकर खड़ा है। ये भार लेकर खड़ा रहेगा तो क्या विस्थापन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो क्या हो जाएगा जो कार्य होगा क्या होगा शून्य हो जाएगा। 10 kg भार पर खड़ा है तो इससे स्पष्ट है कि भार जो है बल नीचे की ओर लग रहा है, परंतु उस दिशा में विस्थापन शून्य है। उस दिशा में विस्थापन क्या शून्य है। अतः कपिल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। कपिल द्वारा कार्य क्या होगा शून्य होगा। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 183। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। विस्थापन यदि बल की दिशा में होगा तो हमारा क्या होगा किया गया कार्य धनात्मक होगा। विस्थापन जो है सो बल की दिशा में होगा तो क्या होगा बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 184। कार्य करने
कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण होता है, तो यह 90 डिग्री होता है। कितने होता है? 90 डिग्री होता है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 185, अधिक किया गया कार्य शून्य हो तो बल और विस्थापन के बीच का कोण होता है 90 डिग्री। बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 186, एक कुली 100 मीटर की दूरी तय तक 500 न्यूटन भार का उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। तो W बराबर एफ डी कोस थीटा, और जो होता है उठाता है तो क्या होता है कि ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और जहाँ 90 डिग्री का कोण बने, जहाँ विस्थापन शून्य हो, वहाँ जो होता है किया गया कार्य हमेशा शून्य होगा। ये आप ध्यान रखिए कि जहाँ किया गया कार्य में यदि विस्थापन जो है शून्य हो या फिर वो दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो उसका जो मान होगा हमेशा शून्य होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 187, निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? तो इसमें कौन सा कार्य नहीं होगा? एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, तो क्या हो रहा है? गधा और जो पीठ पर जो वजन है उसके बीच का कोण कितना बन रहा है? तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और W बराबर एफ एस कोस थीटा में क्या होता है? थीटा का मान 90 आ गया, तो थीटा का मान अधिक कोस 90 का मान अधिक क्या होता है? कोस 90 का मान 0 होता है, तब किया गया कार्य शून्य हो गया। क्या हो गया? शून्य हो गया। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 188, 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित हो रही है, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? W बराबर एफ डी, या तो W बराबर एफ डी कोस थीटा 20 चौके 80 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 चौके 80 जूल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 189, सेम क्वेश्चन है, ये है कि एक मजदूर भूमि से 15 केजी का सामान लेता है और उसे भूमि से 1.1 मीटर ऊपर में सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। तो क्या हो जाएगा? W बराबर mgh। क्या हो जाएगा? W बराबर mgh। W बराबर m का मान कितना था? जो 15 kg, g का मान 10 है और h का मान 1 है, अर्थात 150 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 150 जूल हमारा आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आप रेलवे की तैयारी करो या कई और अदर की तैयारी करो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो जिसमें साइंस पूछा जाता है, उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कार्य होता है यदि ऊर्जा है तो हम समझेंगे कार्य हो रहा है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि किसी वस्तु में ऊर्जा है तो वह कार्य कर सकता है। यदि किसी वस्तु में ऊर्जा है ही नहीं, कार्य करने की ऊर्जा है ही नहीं, तो क्या वह कार्य कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। कार्य में केवल परिमाण होता है और कोई दिशा नहीं होती है। ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। 1 जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 जूल होती है। 1 जूल कार्य करने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा की मात्रा होती है 1 जूल होती है। ऊर्जा का बड़ा मात्रक किलो जूल होता है। 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल होता है। ऊर्जा का बड़ा मात्रक क्या था? किलो जूल होता है, और 1 किलो जूल जो होता है 1000 जूल के बराबर होता है। सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो शून्य हो जाएगा। लंबवत यानी 90 डिग्री पर बना हो, थीटा का मान 90 डिग्री हो, तो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। या फिर एक चीज़ और बताए थे कि यदि विस्थापन शून्य हो तो किया गया कार्य क्या होगा? 0 हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 192, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि किया गया कार्य जो है वह बल और किए गए विस्थापन पर करता है। जो कार्य होता है ये बल और किए गए विस्थापन पर बराबर होता है। देखिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। भौतिक में कार्य का अर्थ निम्नवत होता है। बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया कार्य कहलाती है। कार्य बराबर बल और बल की दिशा में विस्थापन होता है। कार्य की परिभाषा से स्पष्ट है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य बल तथा विस्थापन पर निर्भर होता है, ना कि वस्तु के द्रव्यमान पर, ना कि वस्तु के द्रव्यमान पर होता है। तो बल जो होता है, कार्य जो होता है, क्या होता है? किए गए कार्य बल और विस्थापन पर निर्भर करता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता? तो ये जो होता है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता।
किया गया किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो होता है वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं करता है, जबकि विस्थापन पर, आरोपित बल पर और बल और विस्थापन के बीच के कोण पर करता है। यदि बल के और विस्थापन के बीच का कोण यदि 90 डिग्री हो तो क्या हो जाएगा, किया गया कार्य शून्य हो जाएगा, और विस्थापन और आरोपित बल यदि रहेगा तो हम समझेंगे कि कार्य हुआ है। आगे क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। सेम क्वेश्चन है, तो वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं करता, वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं करता है। ये 2008 ग्रुप डी में क्वेश्चन, 2018 ग्रुप डी का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है, तो एक चली हुई गोली। आपको मैं बताया था ये क्वेश्चन बराबर रिपीट हुआ है। तो अन्य विकल्प में से वेग का मान कम है, लेकिन चली हुई गोली का वेग अधिक होने के कारण गतिज ऊर्जा का मान और से अधिक होगा, अतः कार्य भी अधिकतम होगा। क्या होगा कि जो गतिज ऊर्जा का मान जो होता है जिसमें अधिक होगा उसी का मान जो होता है, उसी का कार्य जो होता है वह अधिक होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 196। एक मजदूर 10 केजी का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। तो 10 किलोग्राम का सामान है, 1.2 मीटर ऊंचाई पर रखता है और गुरुत्वीय त्वरण जो इसका क्या है 10 मीटर पर सेकेंड पर है। तो 10 गुने 1.2 गुने 10 यानी 120 जूल हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 120 जूल हो जाएगा। कार्य कहलाता है, कार्य जो है बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। कार्य बराबर क्या होता है, FT होता है। कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर अर्थात जूल है, और यह एक अदिश राशि है। क्या एक अदिश राशि है, न्यूटन मीटर है या फिर जूल है, या एक अदिश राशि है कार्य। आगे है क्वेश्चन नंबर 198। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, तो विस्थापन क्या हो जाएगा। तो कार्य बराबर W बराबर FS cos थीटा। तो विस्थापन हो जाएगा हमारा कार्य बटे बल, तो 56/7 बराबर 8 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 56/7 बराबर 8 मीटर हो जाएगा। तो आप ये सारे जो फार्मूले बताए जा रहे हैं उसको आप कहीं लिख के आप बोर्ड पे चिपका दीजिए, कहीं दीवार पे चिपका दीजिए, ताकि आपको हमेशा देखते रहें और ये चीज़ें आपको हमेशा याद रहती रहें। 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य कितना होगा, 50 जूल। क्या हो जाएगा, 50 जूल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 200 क्या कह रहा है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर। इनमें से क्या सही है, तो ये सारे जो ऑप्शन है ये सही है। विस्थापन पर भी, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर, अप्रयुक्त बल पर और द्रव्यमान पर नहीं करता, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। पूछा गया कि किस पर निर्भर करता है, अर्थात ये B और C तीनों पर निर्भर करता है। तो आरोपित बल के गुणनफल बल द्वारा पिंड पर किया गया कार्य कहलाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया 200 क्वेश्चन कुल टोटल, और इसको मैंने 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, 3 सेशन हुए हैं इसको भी यूथ के, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मोटिवेशनल थॉट के साथ लास्ट एंडिंग करते हैं कि नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। ये मोटिवेशनल थॉट है, और इसी के साथ जो है चैप्टर का एंडिंग करते हैं। और नेक्स्ट जो है 200 से बाद आपके 100 क्वेश्चन कल आपके 8 बजे अपलोड हो जाएंगे। तो यहाँ तक आगे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। छोटे को बड़े को प्यार और छोटे को प्यार और बड़े को सम्मान जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।